15वीं किस्त। अरसे से ये हवेली सिर्फ और सिर्फ ज़रूरियात के मुताबिक चल रही थी। यहाँ ख्वाहिशों को दफन किया जाता था। चाहतों की यहाँ कोई कदर नहीं थी। ऊंची उड़ान भरना गुनाह तस्वुर किया जाता था। ऐसा बारिशा सोचती थी, क्योंकि जब से उससे आंख खोली थी उसे यहाँ पर ज़िंदगी को रेंगते रेंगते सिसकते सिसकते गुजरते हुए देखा था। बल्कि बाइस औकात तो ऐसे हालात आ जाते थे कि ज़िंदगी मरती हुई महसूस होती थी। हवेली की दरो दीवार की तरह यहाँ पर मौजूद लोगों की सांसें भी जामिद हो चुकी थीं। सब चलते फिरते मुर्दे थे, जिनका ना तो हिसाब किताब होता था और ना ही वो दफन होते थे। तब हवेली में सिर्फ एक औरत जिंदा थी, जो बारिशा को मासी की बातें सुनाया करती थी। हाजी बुआ। हाजी बुआ बारिशा को जो बताया करती थी उसे उस पर यकीन नहीं होता था। उनकी बातें परियों की कहानियों के जैसी थीं। वो बताती थीं कि हवेली में कैसे माजी में पैसों की रेल पेल हुआ करती थी, कितने नौकर चाकर हुआ करते थे। हवेली में 100 तो मजदूर काम किया करते थे। हवेली में 100 तो मजदूर काम किया करते थे। हवेली में जरदोज़ी का सारे कमरों में लकड़ी की चौखटों पर आग चला करती थी और उस आग की आवाज़ पूरी हवेली में गूंजा करती थी। उन मुलाजमों का इतना बहुत सा खाना बना करता था। हवेली के 2-3 किचन थे जो हर वक्त मुख्तलिफ चीज़ों से भरे रहते थे। खुश मेवा जात, फल, खुश अनाज, ये सब उस कदर हुआ करता था कि इसका कोई हिसाब किताब ही नहीं रखा जाता था। हवेली की लड़कियां सर्दियों की चीज़ें अलग से बनाया करती थीं और गर्मियों की अलग से, जो कि मन्नों के हिसाब से बना करती थीं। पंजीरी, पिनिया, मरोंडा सर्दियों के लिए, केसर का शरबत, दूध का मुरब्बा, आम का अचार गर्मियों के लिए। वासेदारी तो ऐसी थी कि जो मेहमान हवेली में आता था वो उस हवेली की मेहमान नवाजी की तारीफ करता नहीं थकता था। तमाम मेहमानों को पीतल के बर्तनों में खाना दिया जाता था। बड़े छोटे में फ़र्क नहीं रखा जाता था। अमीर गरीब में कोई इम्तियाज़ नहीं था। हवेली के दरवाजे तक आने वाले फ़कीर और डाकिए को भी गोंद और केसर का शरबत पिए बिना जाने नहीं दिया जाता था। बारिशा ये बातें सुनती थी और हवेली के उस दौर का तस्वुर किया करती थी जब ये सब हुआ करता होगा। जो बातें हाजी बुआ उसे सुनाया करती थीं वो उसके लिए बहुत रंगीन थीं। हवेली के स्याह होते दरो दीवार में सिर्फ हाजी बुआ की बातें ही उसे दिलकश लगा करती थीं। लेकिन फिर वो जब बड़ी हुई तो उसे महसूस हुआ कि उसके साथ झूठ बोला जाता रहा है। उसे लगा कि हाजी बुआ एक मक्कार खातून है, जिन्होंने उसके बचपन को रंगीन बनाने के लिए ऐसे मन घड़त किस्से घड़ लिए हैं। जबकि हवेली की हालत देखकर हाजी बुआ की किसी बात पर यकीन करने को दिल नहीं करता था। क्या आप ये सब मुझे कहानियाँ सुना रही हैं हाजी बुआ? नहीं, कहानियाँ तो नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा बारिशा? ये सब होता रहा है हवेली में, लेकिन हवेली की हालत देखकर तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ रहा है। ऐसा ही था जैसा मैं तुम्हें बता रही हूँ। फिर क्या हुआ कि सब खत्म हो गया? और इस सवाल पर हाजी बुआ खामोश हो जाया करती थी, जिससे बारिशा की सोच को तकवीत मिला करती थी कि ये छोटी औरत बचपन से उसके साथ झूठ बोलती आ रही है और कितनी चालाकी से झूठ बोलती आ रही हैं। हाजी बुआ बेबस थी। वो बेचारी बता ना सकती थी कि क्या हुआ कि सूखा छिल गया, सरसब्ज ज़मीन पर कुल्हड़ छा गया। हवेली की तिजोरियाँ कैसे खाली हुईं, क्या बताती कि हवेली के अपने ही बलवाई बन गए, जिन्होंने हवेली की इज्जत को पामाल कर दिया, तार तार कर दिया। मुलाजिम एक एक करके कैसे हवेली छोड़ गए, और सिर्फ मुलाजिम ही तो नहीं, घर के अफराद भी। तहमीना, शकीला, सहरा तीनों चली गईं और उनकी बेटियां, हाय, हाजी बुआ की तो जान हुआ करती थी उनमें। कैसी जवान थी सब, खूबसूरत ऐसी कि देखकर नजरें न भरे। ना जाने अब कहाँ होंगी वो सब, शायद कहीं जिंदा हों या मर गई हों। उनके बारे में तो खुदा जानता था, या बस्सामी, जिसने बारी बारी उन सबको बेच दिया था। हाजी बुआ बताते हुए अक्सर रो पड़ती थीं, जिस पर बारिशा को उनके 1 या 2% सच्चा होने का गुमान होता था, लेकिन उसकी तशवीश कभी ख़त्म नहीं हो सकी थी। उसे हवेली की बहुत सी चीज़ों को लेकर तशवीश थी। इस बदहाली की अगर इतनी ही खुशहाली कभी थी जितनी हाजी बुआ बता रही थी, तो फिर इतनी बदहाली कैसे आ गई? इतनी खुशहाली के बाद तो बदहाली को आने में भी वक्त लगता है। वो सोने से भरी हुई तिजोरियाँ क्यों खाली करके ले गया? वो मुलाजिम क्या हुए? वो रेल बेल, वो किचन में अनो इकसाम की चीज़ों का मौजूद होना, क्या बना सबके साथ? ये ऐसे सवाल थे जिसका जवाब हाजी बुआ के पास नहीं था,
इसलिए वो उसे हर बार टाल दिया करती थी। और वो बात तो बिल्कुल ही टाल दिया करती थी जब वो चांद नानू के गंजे सर के बारे में पूछा करती थी। क्या चांद नानू शुरू से ही गंजी हैं? नहीं, चांद के बाल तो बहुत घने हुआ करते थे। घने, स्याह और लंबे, बहुत प्यारे लगा करते थे उस पर। फिर कहाँ गए वो घने बाल? चांद ने बाल कटवा दिए। क्यों? बस वैसे ही। कौन सी औरत अपने बाल कटवाती है, वो भी सर की जल्द तक, और फिर हर माह काटती है? मुझे नहीं मालूम, और तुम भी चांद से मत पूछना। हाजी बुआ ने उसे ताकीद की थी। उससे कभी चांद नानों से इस बारे में नहीं पूछा था, और ना ही अपनी माँ के बारे में। उसे बस इतना ही मालूम था कि उसकी माँ बहुत खूबसूरत औरत थी, और उसको जन्म देने के बाद फौत हो चुकी थी। और उसका बाप, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, और ना ही कोई कुछ बताता था। काश वो अपने बाप और उसके ख़ानदान के बारे में कुछ जानती होती तो उसी के पास वापस चली जाती। यहाँ रहते हुए उसे आहिस्ता आहिस्ता यकीन हो चुका था कि घर के तमाम अफराद सठिया चुके हैं। वो 3 बूढ़ियों में परवरिश पा रही थी, चांद नानो, आमना नानो और हाजी बुआ। अगर वो स्कूल कॉलेज ना जाया करती तो वो भी उन्हीं की तरह एक बूढ़ी बीबी होती, जवान जिस्म वाली और बूढ़ी रूह वाली लड़की। लेकिन कॉलेज जाकर ही तो उसे पता चला था कि ज़िंदगी क्या होती है। हवेली की 4 दीवारी के बाहर की ज़िंदगी कितनी हसीन है, और वो कैसे दकियानूसी से माहौल में रह रही है। घर की सारी माशियत चांद से जुड़ी हुई थी। वो हिकमत का काम करती थी, दुआइयाँ बनाती थी, जिसमें हाजी बुआ भी उनका साथ दिया करती थीं। हाजी बुआ ऊंचे नीचे पहाड़ों पर निकल जाया करती थीं, जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करती थीं। कभी कभी बारिशा भी उनके साथ जाया करती थी। फिर उन जड़ी बूटियों से चांद दवाइयाँ बनाया करती थी। जड़ी बूटियों को साफ़ किया जाता था, कूटा जाता था, पीसा जाता था, उबाला जाता था, सुखाया जाता था। बहुत लंबे अमल और मेहनत के बाद ये काम मुकम्मल होता था। नानो आमना कोई काम नहीं करती थीं। वो बस हवेली में किसी एक जगह पर बैठी रहती थीं और वहाँ बैठे बैठे सारा दिन गुजार दिया करती थीं। जहन में एक चटाई हर वक्त बिछी रहती थी, जिस पर कुछ न कुछ सूखता रहता था। कोई जड़ी बूटी या जड़ी बूटियों से बनी हुई छोटी बड़ी गोलियाँ। वैसे तो दाएं बाएं की औरतें जब दिल करे हवेली में आ जाया करती थीं, लेकिन शाम के वक्त ज़्यादा रश लगा करता था। औरतें अपने मसले बयान किया करती थीं और चांद नानों से दवाई ले लिया करती थीं। ये काम सर्दियों की धूप जैसा था, उस पर तशनगी ही तशनगी थी। इस काम से कभी इतनी कमाई नहीं हो सकी थी कि वो असीरी के दिन देख लेती। फिर हाजी बुआ का इंतकाल हो गया और हवेली में बस वो तीनों रह गईं। हाजी बुआ का काम बारिशा के ज़िम्मे आ गया। क्योंकि वो हाजी बुआ के साथ जाया करती थी, इसलिए उसे जड़ी बूटियों की पहचान थी। अब वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद जड़ी बूटियाँ तोड़ कर लाती थी। उसके लिए शायद ज़िंदगी इसी तरह गुजरती रहती, लेकिन जवान होने के साथ साथ उसके अंदर का इंतशार बढ़ने लगा था। ख्वाहिशें जन्म लेने लगी थीं, और चूँकि हर ख्वाहिश पैसे से जुड़ी थी और पैसा इस हवेली में कम था, तो इसीलिए उसके इंतशार ने उसके अंदर बदमिजाजी को जन्म दिया। उसे खुद न पता चला था कि वो कब बदतमीज़ी से अपनी रूह और जहानियत को भी बदमिजाज बना चुकी है। लेकिन फिर बस्तामी बाबा ने उसकी सारी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। वो उस दिन देर तक सोती रही थी। कॉलेज से छुट्टी थी, इसलिए उसका जल्दी उठने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर उसे उठना पड़ा था। उसे अपनी हवेली के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ सुनी थी। फिर किसी ने उनकी हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी थी। वो जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर दालान में आई थी। उसने नीचे झांक कर देखा था। चांद नानो एक आदमी को अंदर ला रही थी। ढलती उम्र का वो आदमी इस कदर रोब-दाब वाला था कि बारिशा उसे देखती ही रह गई थी। उस आदमी ने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, गले में सोने की मोटी चेन थी और कलाई में चमचमाती हुई घड़ी। चांद नानो उसे लेकर अंदर कमरे में चली गई थी और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। आरिशा जल्दी से नीचे उतरी थी। उसकी छठी हिस्से उसे अलार्म कर दिया था कि ज़रूर हवेली में कुछ अहम होने वाला है, जिसके बारे में उसे ज़रूर मालूम होना चाहिए। वो जानना चाहती थी कि ये आदमी कौन है। इतने अमीर कबीर आदमी का उनसे क्या ताल्लुक़ हो सकता है कि चांद नानो उसे लेकर कमरे में चली गई हैं। उससे तो अपनी ज़िंदगी में यहाँ किसी मर्द को आते ना देखा था। कमरे का दरवाज़ा बंद था। उसे कान लगाकर सुनने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया था। बहुत नरम अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी। वो हवेली से बाहर निकली थी। बाहर 2 गाड़ियाँ खड़ी थीं। एक तो उस आदमी की जो अंदर मौजूद था, और एक जीप थी जिसके अंदर 2 गार्ड्स बैठे हुए थे। अल्लाह, ये कौन है जो अपने साथ गार्ड्स लेके घूमता है?
वो दिल ही दिल में अंदर बैठे आदमी पर रक्श कर रही थी। ये कौन साहब है जो अंदर गए हैं? उसे हवेली के दरवाजे पे खड़े गार्ड से पूछा था। सर बस्तामी, गार्ड ने उसे बताया था, और बारिशा के 14 तबक रोशन हुए थे। बस्तामी आए हैं, नानो के भाई? मुझे रिश्ते का नहीं मालूम, लेकिन वो कुछ ज़रूरी बात करने आए हैं। क्या बात? इसका मुझे नहीं मालूम, मैं जानती हूँ। उसे जैसे खुद से कहा था। वो समझ गई थी कि चार नानों के भाई उनसे सुलह करने के लिए आ गए हैं। वो बहुत खुश हो गई थी। अब वो जल्दी इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे, स्विमिंग पूल वाले घर में। खुशी खुशी वो अंदर आई थी। वो किचन में खड़े होकर बस्तामी बाबा के बाहर जाने का इंतज़ार करने लगी थी। बस्तामी बाबा थोड़ी देर में वहाँ से चले गए थे। उनके जाने के फ़ौरन बाद वो चांद नानों के सर पर हुई थी। तो नानू, क्या सुलह हो गई आपकी आपके भाई से? उसे चहकते हुए पूछा था। चांद ने हैरत से उसे देखा था। तुमसे किसने कहा कि वो सुलह करने आया था? तो किस लिए आए थे? हमें बाग वाला रास्ता बंद करना होगा। क्यों? इस हवेली में एक ही तो तफरी है, बाग में चले जाने की। अब वो रास्ता क्यों बंद होने जा रहा है? बाग बस्तामी का है, और वो अपना बाग किसी को बेच रहा है। इसलिए अब हमें बाग का रास्ता बंद करना होगा। 2-3 दिन में ये काम हो जाएगा। चांद कहते हुए अपने कमरे में चली गई थी, और बारिशा पर मायूसी के बादल छा गए थे। अल्लाह, कितनी पागल हूँ मैं! 2 मिनट में क्या से क्या सोच लिया मैंने। वो सख्त मायूस हुई थी। स्विमिंग पूल वाला घर तो दूर, वो तो अब अपनी हवेली के साथ वाले बाग से भी मरहूम होने वाली थी। उस दिन उसे नमाज पढ़ी थी और खुदा से दुआ की थी कि चांद नानों के अपने भाई से सुलह हो जाए। लेकिन दुआ के साथ ही उसे इदराक हुआ था कि ऐसा होना तकरीबन नामुमकिन है। चांद किसी से नाराज़ नहीं होती थी। अब अगर वो अपने भाई से नाराज़ थी, तो यकीनन वो उस नाराज़गी को सारी ज़िंदगी चलाने वाली थी। क्या वो दोबारा आएंगे? रात को सोने से पहले उससे चांद से पूछा था। कौन? आपके भाई। 2-3 दिन के बाद आएगा, दरवाज़ा बंद होगा, और बाकी के मामलात भी तय पाएंगे। ठीक है, सो जाए, अब मुझे भी नींद आ रही है। और बाकी की रात में सोने की बजाय वो जागती रही थी, सोचती रही थी कि अब उसे क्या करना है। 3 दिन के बाद एक बार फिर से उसकी आंख खुली थी। मंजर पहले वाला ही था। 2 गाड़ियाँ उनकी हवेली के बाहर आकर रुकी थीं। बारोब से बस्तामी बाबा को चांद नानो अंदर कमरे में ले गई थीं, और मजदूर बाग की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा ईंटों से बंद करने लगे थे। बारिशा ने वही किया था जो वो पिछले 2 दिन में सोच चुकी थी। किचन से कैन की टोकरी पकड़कर वो चुपके से हवेली से बाहर निकली थी। हवेली के दाएं बाएं 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता बनसवाड़ी जंगल को जाता था, और दूसरा शहर की तरफ। वो जानती थी कि बस्तामी पापा का बनसवाड़ी इलाके में क्या काम, इसलिए वो शहर वाले रास्ते पर गई थी। काफ़ी आगे जाने के बाद वो एक ढलान की आड़ में खड़ी हो गई थी। अपनी टोकरी को उससे फालतू जड़ी बूटियों से जल्दी से भर लिया था, और चुप कर खड़ी वहाँ से बस्तामी की कार के गुजरने का इंतज़ार करने लगी थी। कोई घंटा भर इंतज़ार के बाद उसे दूर से सड़क तमा पगडंडी पर धूल उठती महसूस हुई थी। मतलब बस्तामी बाबा की गाड़ी नज़दीक आ रही थी, और जब वो काफ़ी नज़दीक आ गई तब बारिशा टोकरी पकड़े ऊपर सड़क पर आई थी, और सड़क के ऐन दरमियान पहुंचकर आ भरते हुए गिर जाने वाले अंदाज में बैठ गई थी। नीचे गिरकर वो जल्दी से अपना पाँव पकड़कर हाय हाय करने लगी थी। बस्तामी की कार रुकी थी। अंदर से ड्राइवर निकल कर बाहर आया था। क्या हुआ है लड़की? मैं गिर गई हूँ, पाँव पर मोच आ गई है। ठीक है, साइड पर हो जा ज़रा, मेरे मालिक ने जल्दी जाना है। भैया एक काम करो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, उससे मिन्नत भरे अंदाज में कहा था। ड्राइवर ने झंबे से उसे देखा था। ज़्यादा दूर नहीं है, ये पीछे ही है, अपने मालिक से पूछ लो, मुझसे तो एक कदम तक नहीं चला जाएगा। आरिशा की मिन्नत भरे अंदाज पर ड्राइवर अपने मालिक के पास गया था, बस्तामी के पास, और फिर वहाँ से हिदायत लेकर उस तक आया था। उठो, तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देते हैं। क्या सच में? हाँ, उठने की कोशिश करो, मुझे सहारा दो। और ड्राइवर का सहारा लेकर वो ऐसे बनावटी अंदाज में चलने लगी थी जैसे वाकई ही में मौज आ गई हो। कार तक पहुंचकर उससे पहले कि ड्राइवर आगे वाली खाली सीट का दरवाज़ा खोलता, उसे जल्दी से पीछे वाली सीट का दरवाज़ा खोल लिया था, जहाँ बस्तामी बैठा हुआ था। ड्राइवर ने बस्तामी बाबा को देखा था। कोई बात नहीं, बस्तामी बाबा ने ड्राइवर से कहा था। बैठ जाओ लड़की, यहाँ ही बैठ जाओ। शुक्रिया। वो बस्तामी बाबा के साथ अंदर बैठ गई थी, और बस्तामी को करीब से देखकर तंग रह गई थी। उनकी शख्सियत तो करीब से और भी ज़्यादा सहरंगेज थी, लेकिन उनकी शख्सियत में एक मनफी असर भी मौजूद था। बारिशा ने बहुत बार हिंदू मज़हब में रावण का सुना हुआ था, और बस्तामी को देखकर उसे वही रावण की याद आई थी।
बसावी बाबा की शख्सियत में सब झलकता था। रोब, दौलत, अकल, शऊर, निफासत और उसके साथ साथ गरूर भी, घुमंड भी। कहाँ जाना है तुम्हें? ये थोड़ा सा पीछे ही घर है मेरा। ड्राइवर, गाड़ी पीछे लो। जी बेहतर। गाड़ी रिवर्स होकर वापस तीन हवेली की तरफ जाने लगी थी। ये टोकरी में क्या है? बसामी की नज़र उसकी टोकरी पर गई थी। जड़ी बूटियाँ हैं, अपनी नानों के लिए तोड़ने लग गई थी। तुम दीन हवेली से हो? बसामी ने हैरत से पूछा था। जी, दीन हवेली, चांद मेरी नानो है। तुम संदल की बेटी हो? आपकी बसामी मसीद हैरान हुआ था। उससे ऊपर से नीचे तक बारिशा को देखा था। जी, आप जानते हैं मेरी माँ को? बहुत अच्छे से। लेकिन मैं उन्हें नहीं जानती। वो मेरी पैदाइश के बाद फौत हो चुकी थी। मैं तो अपने किसी रिश्तेदार को नहीं जानती हूँ। सुना है मेरी नानों का एक भाई है। मैं तो कभी उनसे भी नहीं मिली हूँ। वो बनावटी भोलेपन से बोल रही थी। बसामी यकतक उसे देखता जा रहा था। सुना है कि वो बहुत अमीर है, लेकिन क्या फ़ायदा अगर वो अपनी गरीब बहन की ही कुछ मदद ना कर सकते तो। तुम उनके बारे में कैसे जानती हो? मेरी दोस्त का भाई इस्लामाबाद आता जाता है। उसी ने बताया कि उनका बहुत बड़ा घर है वहाँ पर। बहुत अमीर है वो लोग। नौकर चाकर बहुत हैं। बहुत सी नई नई गाड़ियाँ हैं और इस्लामाबाद में एक ऊंची बिल्डिंग भी बनवा रहे हैं। तुम्हारी नानों का वो भाई मैं हूँ। मस्सामी ने इंकशाफ किया था और पहले से सब कुछ जानती बारिशा को अपने चेहरे पर हरारत लाने में दिक्कत हुई थी। क्या सच में? हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारी नानों का भाई, बस्तामी। मुझे माफ़ कर दे, मैं आप ही के सामने आपकी बुराइयां कर रही थी। कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और तब और भी अच्छा लगे अगर आप अपनी बहन से सुलह कर लें तो। मैं तो सुलह करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी नानो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। क्यों? वो सब मैं तुम्हें नहीं समझा सकता हूँ। ड्राइवर, गाड़ी रोक दो। बस सामी ने ड्राइवर से कहा था। गाड़ी रुक गई थी। हवेली कुछ फासले पर है, तुम यहाँ ही उतर जाओ। तुम्हारी नानो को पता चल गया कि तुम मेरे साथ आई हो तो वो तुम्हें कत्ल कर देंगी। इतनी नफरत करती हैं वो आपसे? बहुत ज़्यादा। ठीक है, शुक्रिया आपका। वो कार में से उतरने लगी थी। फिर कुछ ख्याल आने पर उसने कहा था, आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है क्या? क्यों नहीं। ड्राइवर, लड़की को काट दो। बस्सामी के ड्राइवर ने उसे बस्सामी का विजिटिंग कार्ड दिया था। मेरा नाम बारिशा है। कार्ड पकड़े हुए उसने कहा था, तुम्हारा जब दिल करे तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो बारिशा, बल्कि मिलने भी आ सकती हो। क्या सच में? वो बेहद खुश हुई थी। बस्सामी बाबा कितने अच्छे हैं। बिल्कुल सच, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी मुझसे मिलने आओगी पीछे सारी कश्तियाँ जला कर आना, क्योंकि मुझसे मिलने के बाद तुम्हारी नानो वैसे भी तुम्हें जान से मार देंगी। ठीक है। कार्ड पकड़े वो कार में से नीचे उतर आई थी। चलो ड्राइवर। गाड़ी वापस मोड़ी गई थी। वो दूर तक जाती बस्सामी बाबा की गाड़ी को देखती रही थी। कार्ड पकड़कर वो ऐसे खुश हुई थी जैसे उसके हाथ कोई खरसाना लग गया हो। उसे ऐसे लगने लगा था कि बस अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। सब कुछ ठीक होने वाला है। ज़िंदगी को लेकर उसके सारे शिकवे ख़त्म होने वाले हैं। कहाँ से आ रही हो बारिशा? मैं जड़ी बूटियाँ तोड़ने गई थी। लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ नहीं मंगवाया था। मैं आतन चली गई थी। उसे ताकुफ किया था। फिर पूछा था, आज आपके भाई क्या करने आए थे? बताया तो था कि बाग वाला रास्ता बंद करवाना था। वो बंद हो चुका है। अब तुम वहाँ नहीं जा सकती हो। कोई बात नहीं, अब वहाँ जाने की तलब भी नहीं मुझे। टोकरी चांद को पकड़ाकर वो अपने कमरे में चली गई थी और चांद हैरत से टोकरी को देखने लगी थी जिसमें घास फूस इकट्ठा था। कमरे में आकर काट को उसने अपनी अलमारी में छुपा दिया था। वो सोचने लगी थी कि अब आगे उसे क्या करना है। आने वाले दिन बहुत पुरजोश थे। वो हर लम्हा मुस्तकबिल के ख्वाब देख रही थी। बस्सामी बाबा का बड़ा सा घर, नौकर चाकर, गाड़ियाँ, पैसे की रेल पेल, ये सभी तो उसे चाहिए था जो उसके हाथ में था। लेकिन मसला ये था कि चांद नानो वहाँ नहीं जाना चाहती थी और वो हवेली में नहीं रहना चाहती थी। फिर बस्सामी बाबा ने उसे कहा था वो जब भी उनके पास आए सारी कश्तियाँ जला कर आए। बहुत दिन सोचते रहने के बाद उसे चांद नानो से ख़त्मी बात करने का फैसला किया था कि अब भी आप इस हवेली को बेचने पर राज़ी नहीं हैं। तुम्हारे जहन में बैठे बैठे क्या ख्याल आते रहते हैं बारिशा? नहीं, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रही हूँ। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं इस हवेली को कभी नहीं बेचूंगी। ठीक है, अब जो मुझे करना होगा मैं कर लूँगी। धमकी देकर वो धप धप सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में चली गई थी। चांद ने उसकी धमकी की ज़्यादा परवाह नहीं की थी। वो हर लड़ाई के अख्ताम पर ऐसे ही बात करती थी। लेकिन चांद नहीं जानती थी
इस बार बारिशा के हाथ में हुक्म का इक्का है जो सारी काया पलट कर रख देगा। नानो चांद, मैंने बहुत कोशिश की कि ज़िंदगी के साथ समझौता कर सकूं, जो आप मेरे लिए तरतीब देते आ रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैंने बहुत बार आपको अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी नाकाम रही। आप चाहती थीं कि मैं आपकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारूं, मेरी सांसों पर भी आपकी हुक्मरानी हो, मैं हर काम आपकी इजाज़त से करूं, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। मेरे अंदर एक जवान रूह है, मैं बूढ़ी रूह के साथ समझौता नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी का एक फैसला लिया है। आपके साथ रहते हुए मैं कब से इस मौके की तलाश में थी और खुदा ने अब मुझे ये मौका दे दिया है। इसलिए मैं इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना चाहती हूँ। मैं आपकी हवेली छोड़ कर जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, और साथ आपको भी छोड़ रही हूँ। आप मेरी सगी नानो नहीं हैं, लेकिन मेरी परवरिश पर जो आपका खर्चा हुआ है वो मैं आपको जल्द लौटा दूँगी। मैं कहाँ जा रही हूँ इससे आपका कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ बहुत खुश रहूँगी। प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके मुसालिम से तंग, बारिशा। चांद ने हाथ बढ़ा था और फिर अगले ही लम्हे बेहोश होकर बेड पर गिर गई थी। रात की तारीकी में वो हवेलियाँ शहर से निकली थी, अपने चंद कपड़ों और चंद नकद रकम के साथ, और शादी बाबा से कहकर कि उसे अपने लिए एक तांगे वाले का बंदोबस्त करवा लिया आया था। और शादी बाबा ने उसकी मदद की थी क्योंकि वो जानते थे कि अब ये लड़की रुकने वाली नहीं। पहले तो उन्होंने उसे बहुत समझाया था कि वो चांद और आमना को छोड़ कर ना जाए, लेकिन जब बारिशा का फैसला अटल रहा तो उन्होंने खुद उसकी मदद करने का फैसला किया था। आगे लड़की बगावत करते वक्त किसी मुश्किल का शिकार होती, इससे बेहतर था कि वो खैर खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंच जाती। तांगे वाले ने उसे हवेलियाँ के रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। वहाँ से वो पिंडी तक ट्रेन में आई थी और फिर इस्लामाबाद जाने के लिए उसे एक टैक्सी ले ली थी। इस दौरान बस्सामी बाबा का दिया हुआ कार्ड उसके हाथ में दबा रहा था, जो उसने किसी कीमती हीरे की तरह मुट्ठी में दबाया हुआ था कि वो कहीं गुम ना हो जाए। उसने उस पर मौजूदा पता और फ़ोन नंबर का सफ़र कर लिया था। हवेलियाँ शहर से निकलने और इस्लामाबाद पहुँचने तक जो उस पर शर्मिंदगी तारी थी वो रुखसत हो चुकी थी। एक पछतावा था कि वो चांद नानों को अकेला छोड़ आई है। वो इस्लामाबाद के ठंडे मीठे मौसम में गुम हो गया था। क्या आपने यहाँ ही उतरना है? टैक्सी ड्राइवर ने उससे पूछा था। कार्ड पे लिखा हुआ पता यही है? जी ये है। ठीक है। वो टैक्सी से नीचे उतरी थी, उससे टैक्सी वाले को पैसे अदा किए थे और फिर वो उस घर को देखने लगी थी जिसके बाहर वो उतरी थी। गेट के साथ वाले सुतून पर बस्सामी बाबा का नाम लिखा हुआ था। घर की बैरूनी दीवार काफ़ी ऊंची और दूर तक फैली हुई थी, जिससे घर की कुल अर्जी का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। दीवार के साथ साथ बहुत से अक़साम के पौधे लगे हुए थे जिनकी काट छांट माहिर हाथों ने की हुई थी। बारिशा तो कितनी देर बाहर की निफासत और सजावट को ही देखती रही थी। फिर हिम्मत करते हुए उसने गेट के साथ नस्ब बेल का बटन दबा दिया था। जी किससे मिलना है आपको? छोटा गेट खोलकर चौकीदार ने उससे पूछा था। जी वो मुझे बस्सामी बाबा से मिलना है। वो तो इस वक्त घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? वो परेशान हुई थी, फिर जल्दी उसे हिम्मत से काम लिया था। मैं बहुत दूर से आई हूँ, बारिशा नाम है मेरा, मैं दीन हवेली से आई हूँ, चांद नानों की नवासी। अच्छा मैं अंदर जाकर बता देता हूँ। चौकीदार कहकर अंदर चला गया था। वो बाहर बेसब्री से इंतज़ार करने लगी थी। अगर बात ना बनी तो वो कहाँ जाएगी? ना जाने बस्सामी बाबा कहाँ चले गए हैं। उसे अपनी भी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ था कि वो बिना फ़ोन किए क्यों चली आई थी। उसे कम से कम एक फ़ोन तो कर ही देना चाहिए था। लेकिन उसके ख्यालात के बरक्स थोड़ी देर के बाद एक औरत बाहर निकली थी। बारिशा हो तुम, संदिल की बेटी? औरत ने खुशगवारियत से पूछा था। बात करते हुए उसके जिस्म पर मौजूद सारे ही जेवर खनखनाए थे। जी अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो? औरत की तकलीफ में वो अंदर दाखिल हुई थी और अंदर आकर तो वो तंग सी ही रह गई थी। एक एक कदम उसे उस घर के सहर में मुब्तला कर रहा था। वो घर था या किसी बादशाह का महल, वो फैसला नहीं कर पा रही थी। हवेली तो उनकी भी बहुत बड़ी थी, लेकिन इस घर की शान और शौकत, सजावट का तस्वुर ख्वाब में भी नहीं कर सकती थी। बैठो। खातून उसे एक बड़े से ड्राइंग रूम में लेकर चली आई थी। वो कुछ झिझकते हुए सोफे पर बैठ गई थी। मेरा नाम कोमल है, मैं बस्सामी की बीवी हूँ। कोमल ने अपना तारुफ करवाया था। बारिशा मुस्कुराई थी। वो औरत जो बस्सामी बाबा की बीवी थी वो यकीनन उसी की हम उम्र थी। किसी सूरत उम्र रसीदा नहीं लग रही थी, बल्कि वो खुद से ना बताती कि वो बस्सामी की बीवी है
तो बारिशा ने उसे बस्तामी बाबा की बेटी समझ लेना था। क्या लोगी बारिशा, प्लीज़ तकल्लुफ़ मत करना, जो दिल कर रहा है बता दो। मुझे पानी की तलब हो रही है, मैं अभी लाती हूँ। कोमल कहकर बाहर चली गई थी। पासेब पहने छन छन करती उसके पाँव की झनकार दूर जाती सुनाई दी थी। बारिशा ड्राइंग रूम को देखने लगी थी, जहाँ की हर हर चीज़ कम से कम पाकिस्तान की तो नहीं लगती थी। किसी ने बहुत चाहत से इस घर को सजाया था। कोमल वापस लौटी तो उसके हाथ में शरबत था और साथ एक और खातून भी थी। ये एमन है, रूबानी की बीवी। उसे शरबत पकड़ाते हुए कोमल ने बताया था। कौन रूबानी? वो कुछ नहीं समझी थी। रूबानी को नहीं जानती? एमन ने प्यार भरे शिकवा से कहा था। माजरत, मैं नहीं जानती हूँ। मुझे तो बस सामी पापा का भी अपनी दोस्त से मालूम हुआ है। समझ सकती हूँ। हाय तुम्हारी नानों की हम लोगों से नफरत, जिसे हम तो कभी समझ ही नहीं सके। एमन ने गहरा सांस लेते हुए कहा था। है, अब तुम आ गई हो तो ऐसा ऐसा सब समझ जाओगी। दोनों हाथों उसके दाएं बाएं बैठ गई थीं। वो चुपचाप सहमी हुई सी शरबत पीती रही थी। सफ़र कैसा गुजरा तुम्हारा? बहुत अच्छा। क्या तुम अपनी नानों को बता कर आई हो कि तुम यहाँ आ रही हो? नहीं। अगर तुम बताना चाहो तो फ़ोन करके बता सकती हो। नहीं, मैं नहीं चाहती कि उन्हें इल्म हो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। कोमल ने उससे कहा था। उठी थी और फिर से कोमल की तकलीफ में करके एक हिस्से से गुजरते हुए दूसरे में जाने लगी थी। ये है तुम्हारा कमरा। कोमल ने एक कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था और बारिशा की आंखें चुंधियाते रह गई थीं। वो किसी शहजादी का कमरा था या इस घर का सबसे आलीशान कमरा। मस्तामी और रूबानी दोनों शहर से बाहर हैं। 2-3 दिन रोज में आ जाएंगे। तब तक तुम आराम से इधर रहो। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। जब कुछ खाने को दिल करे तो बिला झिझक मुलाजिम से कह देना। ठीक है? जी ठीक है। कोमल ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। वो कमरे को देखते हुए बेड पर बैठी थी। अल्लाह, कितने अच्छे हैं ये लोग। जान नानो क्यों इनसे सबसे इतनी नफरत करती हैं। बेड पर बैठी वो ऐसी ही बातें सोचती जा रही थी जिनके सवाल उसे आने वाले वक्त में मिलने वाले थे। रात में खाना खाने से पहले कोमल ने उसे घर के कुछ मज़ीद हिस्से दिखाए थे जिनसे वो बेहद मुतासिर हुई थी। उस पर कोमल का ये जुमला कि बाकी हिस्से कल देख लेना ने उसे सोचने में मजबूर कर दिया था कि ये घर आखिर कितना बड़ा है। फिर वो दोनों वसी डाइनिंग रूम तक आई थी, जहाँ एमन पहले से मौजूद दोनों का इंतज़ार कर रही थी। खाना बस 3 अफराद ने खाया था, कोमल, एमन और वो खुद। आजकल सब इधर उधर हैं, वरना यहाँ बहुत रश होता है। ये मत समझना कि बस 3 लोग होते हैं, यहाँ तो अक्सर कुर्सियाँ कम पड़ जाती हैं। एमन ने हंसते हुए बताया था। तुम खाने में क्या पसंद करती हो बारिशा? मैं सब कुछ खा लेती हूँ। फिर भी बता देना, कल तुम्हारी पसंद का खाना बनवा लेंगे। तुम सो रही थी, इसलिए तुमसे आज पूछना मुनासिब नहीं समझा। जी शुक्रिया। वो दोनों के प्यार भरे रवैये पर फिदा हो जा रही थी। बाकी का खाना खामोशी से खाया गया था। कोमल एमन आपस में तो बातें करती रही थी, लेकिन बारिशा की झिझक की वजह से उन्होंने उसे मज़ीद मुखातिब नहीं किया था। तुम कमरे में जाना चाहती हो तो जा सकती हो। खाने के बाद कोमल ने उसे कहा था। मैं कुछ देर लॉन में टहलना चाहती हूँ। जैसे तुम चाहो मेरी जान। कोमल एमन अपने कमरे में चली गई थी और वो बाहर लॉन में निकल आई थी। इस्लामाबाद की हनक रातों में लॉन कुछ ज़्यादा ही हनक महसूस हो रहा था, क्योंकि वो काफ़ी वसी था और वहाँ बहुत से पौधे दरख्त थे। टहलते हुए वो ना चाहते हुए भी चांद दानों को सोचने लगी थी। गुजरे हुए एक ही दिन में उसे इतना सुकून मिला था कि वो अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी पर लानत करने लगी थी। क्या था वहाँ हवेली में? स्याह दरो दीवार, हर वक्त आवन दस्ते की ठक ठक जो सर में दर्द कर देती थी। और यहाँ कितना सुकून था। मुआशरे के साथ चलती हुई ज़िंदगी थी, बल्कि उससे बढ़कर गुजरती हुई। अब उसे यहाँ ही रहना था। हर सूरत उसे फैसला कर लिया था। कौन? अपने पीछे उसे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी थी तो वो पीछे पलटी थी और कुछ डर सी गई थी। पीछे एक नीली आंखों वाला मासूम सा लड़का खड़ा था। वो वहाँ किसी मर्द की मौजूदगी की तवक्का नहीं कर रही थी। कौन हो तुम? मैं बारिशा हूँ। कौन बारिशा? बस स्वामी बाबा की रिश्तेदार हूँ। मैं उनके तमाम रिश्तेदारों को जानता हूँ। तुम कहाँ से हो? मैं दीन हवेली से हूँ। समझ गया, मैं सनवाल हूँ, रूबानी का बेटा। लड़की ने अपना तारुफ करवाया था। बारिशा ने स्माइल पास की थी। उसके अलावा वो और क्या करती। सनवाल उसे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बेहयाई नहीं थी।
बल्कि बच्चों जैसी मासूमियत थी, जैसे उससे सारी जिंदगी एक कमरे में गुजार दी हो और आज ही बाहर निकला हो। तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। मैं आज पहली बार यहाँ आई हूँ। लेकिन बस्तामी बाबा और मेरे बाबा तो 2-3 दिन शहर से बाहर ही रहेंगे। मैं अब यहाँ ही रहूँगी। गुड। बारिशा की बात पर सावल होश हुआ था। फिर चंद लम्हे सोच में गुम रहा था कि मज़ीद क्या बात करे। मेरे साथ कैरम खेलोगी बारिशा? सावल ने उससे पूछा था। बारिशा ने कुछ हैरत से उसे देखा था। वो बेतकल्लुफ़ नहीं हो रहा था, ये तो उसके चेहरे पर लिखा हुआ था। वो तो बस जैसे किसी के साथ अच्छा वक्त बिताना चाहता था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे आज पहली बार उसे कोई हम उम्र टकराया हो। मुझे कैरम खेलना नहीं आता। मैं सिखा दूंगा, आ जाओ। उसे लेकर वो एक बड़े से कमरे में आया था। ये मेरा प्ले स्टेशन है, यहाँ मेरी सारी गेम्स मौजूद हैं। उसे कहते हुए किसी जगह से कैरम बोर्ड निकाल लिया था और उसे ज़मीन पर बिछाकर उस पर पाउडर लगाने लगा था। बारिशा के लिए ये सब नया था। ये देखो, गेम स्टार्ट होगी ऐसे। उससे एक हिट मारी थी और तरतीब से पड़ी हुई सारी ही गोटियाँ दाएं बाएं बिखर गई थी। अब तुम्हारी बारी। बारिशा ने उसकी तकलीफ करते हुए हिट मारी थी। सावल हंसा था। नॉट बैड, पहली बार के हिसाब से ठीक है, बहुत जल्द सीख जाओगी। वो फिर से अपनी बारी खेलने के लिए बोर्ड पर बिखरी गोटियों को देखने लगा था। सावल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेमन वहाँ आई थी। अम्मी, मैं इसे कैरम खेलना सिखा रहा हूँ। बहुत रात हो चुकी है बेटा, सो जाओ। इसे भी सोने दो। इसके लिए अभी इस घर का माहौल अजनबी है। अम्मी, ये मेरी कज़न है, मुझसे दोस्ती करेगी तो अजनबियत दूर होगी इसकी। उस जवान ने कुछ 8-10 साल के बच्चे की तरह कहा था। बारिशा को उस पर बेहद प्यार आया था। ठीक है, थोड़ी देर खेल लो, फिर बारिशा को सोने देना। जी, जैसा आप कहें। उसे रजामंदी दे दी थी। रजामंदी देने के बावजूद वो दोनों रात देर तक कैरम खेलते रहे थे। बारिशा कैरम खेलने से ज़्यादा उसे देखती रही थी। इतना मासूम इंसान देखने का इत्तेफाक उसे ज़िंदगी में पहली बार हुआ था। वो नहीं जानती थी कि ये मासूम इंसान आने वाले वक्त में उसकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ लाने वाला है। चांद पर वो रात बहुत भारी गुजरने वाली थी। वो जानती थी कि आज की रात उसे नींद नहीं आएगी। बिलाही बारिशा भी उसे छोड़कर चली गई थी। अब उसके पास कोई नहीं था स्वाय बूढ़ी आमना के और उसके अपने साई के, दीन बाबा, हाजी बुआ, तहमीना फुप्पो, शकीला फुप्पो, सहरा फुप्पो, उनकी बेटियां सभी तो उसे छोड़कर चली गई थीं। वसंत भी कोई भी तो नहीं रहा था उसके पास। उसे चाड़ने का इतना एहसास तो उन्हें हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते वक्त भी नहीं हुआ था जितना अब हो रहा था। इससे हवेली में इस बर्बादी का बीज बोया था, ऐसा बीज जिसकी फसल ने सब तहस तहस कर दिया था। दूर, बहुत दूर उसे दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ सुनाई दी थी। बस्तामी उतावला हुआ दरवाज़ा पीट रहा था। संदल, दरवाज़ा खोलो। कमरे के बाहर खड़ा बस्तामी कह रहा था और कमरे के अंदर दुल्हन बनी संदल, चांद और मिर्जाद सहमे हुए खड़े थे। तुम लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो? बस्तामी उतलावरा हुआ जा रहा था। चांद ने कुछ हिम्मत मुजतमा की थी। संदल तैयार हो रही है बस्तामी, तुम कुछ देर इंतज़ार करो ज़रा। जल्दी करो, संदल से कुछ ज़रूरी बात करना है मुझे। ठीक है। दरवाजे से अलग होकर चांद मिर्जाद के करीब हुई थी। अब क्या करने आए हो मीर? मेरी बेटी को इनकार तो तुम कर ही चुके हो, तो फिर अब क्या करने आए हो यहाँ? मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है चांद अम्मी, बहुत देर से हुआ है। मैं संदल के बिना नहीं रह सकता, प्लीज़ कुछ करें। अब कुछ नहीं हो सकता मीर, चांद की बजाय संदल ने कहा था। कितनी देर है चांद, तुम दरवाज़ा खोलो, कुछ ज़रूरी बात करना है। मीर, तुम पर्दे के पीछे छुप जाओ, चांद ने मीर से कहा था। मीरजाद ने ऐसा ही किया था। वो पर्दे के पीछे छुप गया था। बुखलाई हुई चांद ने घबराए हुए संदल को बेड पर बिठाया था और खुद आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया था। लड़कियों को तैयार होने में कुछ वक्त लगता है बस्सामी। बस्सामी ने कुछ नहीं कहा था। वह आदमी कागज़ पकड़े संदल के करीब हुआ था। संदल, इस पर साइन कर दो। ये क्या है, निकाहनामा? नहीं, लेकिन इससे पहले मैं किसी चीज़ की गारंटी चाहता हूँ। किस चीज़ की? कि जिसके साथ संदल को बहाया जा रहा है, संदल उसको हर तरह से खुश रखने की कोशिश करेगी, कभी उसे नाराज़ नहीं होने देगी, कभी शिकायत का मौका नहीं देगी और जो मर्जी हो जाए उस जगह से वापस नहीं आएगी। इसके लिए साइन करवाने की क्या ज़रूरत है बस्सामी? मैं ये सब बातें से समझा चुकी हूँ। मुझे बहुत लोगों ने धोखा दिया है चांद, इसलिए अब मैं हर काम पढ़ लिख कर करता हूँ। संदल लोग नहीं है, घर का फ़र्द है। इस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा जिस पर एतराज़ किया जाए। मैं कोई जायदाद नाम लगाने को नहीं कह रहा हूँ, साइन करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन
ठीक है, मैं कर देती हूँ। संदल ने रजामंदी दे दी थी और फिर बदसामी से कागज़ पकड़कर उस पर साइन कर दिए थे। तुम्हें भी वादा देना होगा चांद कि अगर संदल ने अपने हलफ की पासदारी नहीं की तो फिर तुम इस तरह की तरफदारी नहीं करोगी। नहीं करूँगी। बदसामी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। अब वो हर तरह से मुतमिन हो चुका था। मैं बाहर जाकर निकाह का इंतज़ाम देखता हूँ। बदसामी बाहर चला गया था। चांद ने दरवाजे को फिर से बंद कर दिया था। मीरजाद को पर्दे के पीछे से निकाल लिया गया था। अब क्या होगा? बदसामी बाबा ने तो संदल से साइन करवा लिए हैं। मीरजाद परेशान था। पर्दे के पीछे खड़ा वो सब सुन चुका था। तुम जाओ मीर, तुम्हारे लिए अब यहाँ कुछ नहीं है। संदल ने आंसू छुपाते हुए कहा था। मैं बदसामी बाबा को हल्फ दे चुकी हूँ। ऐसे मत कहो संदल। जो भी कह रही हूँ तुमसे मायूस होने के बाद कह रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद अपनी शादी छोड़ कर आया हूँ। क्या? चांद को हैरत हुई थी। हाँ, आज मेरा निकाह था तानिया के साथ। अब मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। मैं सारी कश्तियाँ चला कर आया हूँ संदल के लिए। फिर तुम दोनों के पास एक ही हल है। वो क्या? यहाँ से भाग जाओ। ये आप क्या कह रही हैं चांद अम्मी? इसके अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता संदल। बस सामी को राजी नहीं किया जा सकता। लेकिन नीचे मेरी बारात आ चुकी है। वो सब मैं संभाल लूंगी, तुम दोनों जाओ। चांद ने कहा था और फिर जल्दी जल्दी से अलमारी से सोना मोती निकालकर एक पोटली में डालने लगी थी। हवेली की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। बस सामी बाबा आपसे सख्त नाराज हो जाएंगे। वो सब मैं देख लूंगी, तुम मीरजाद के साथ जाओ। चांद के कहने के बावजूद संदल पुत बनी खड़ी थी। मीर, इसे लेकर निकलो तुम खिड़की के रास्ते ही। चलो संदल। वो मीरजाद के साथ चलने से पहले संदल ने चांद को गले लगा लिया था। वो रोने लगी थी। आपका शुक्रिया चांद अम्मी, मैं वाकई ही मीर के अलावा किसी के साथ खुश नहीं रह सकती थी। जानती हूँ तुम सिर्फ मीरजाद के साथ ही खुश रह सकती हो। जाओ उसके साथ, खुदा ने चाहा तो जल्द मुलाकात होगी। मीरजाद ने पहले उसे खिड़की से बाहर निकाला था, फिर चांद को शुक्रिया की नज़र से देखता हुआ खुद भी खिड़की से नीचे उतर गया था। चांद ने दिल ही दिल में उन्हें बहुत सी दुआएं दी थीं। फिर गहरा सांस भरते हुए अपने आसाब को नॉर्मल किया था और फिर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया था। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह।